हेलो फ्रेंड्स, पिनाकी इस पर आप सबका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज डिस्कस करें पीटी 365 की कल्चर। ठीक है, जो संस्कृति की मैगजीन रही है उसकी बात करने वाले हैं। इसमें हम एक क्लास कर चुके हैं, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में हम जो पहली क्लास है, क्लास नंबर 1 है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी पहली यूनिट को, दूसरी यूनिट को और तीसरी यूनिट, मतलब 3 यूनिट को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम चौथी यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और जो भी इस यूनिट में, सॉरी, इस क्लास में जो भी आज जितना भी आज हम कवर कर सकते हैं वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए उसको। तो आज का टॉपिक है हमारा जो सुर्खियों में रहे हैं महत्वपूर्ण स्थल। तो सबसे पहला कौन सा यूनिट आ जाता है? किलाड़ी एक्सकेवेशन। किलाड़ी एक्सकेवेशन चर्चा में क्यों रहा है? किलाड़ी एक्सकेवेशन चर्चा में इसलिए रहा है, जो तमिलनाडु है वहां पे किलाड़ी में पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या किया, संगम युग में जो एक भार की मापक इकाई थी उसकी खोज की है। ठीक है। अब बात करते हैं किलाड़ी के बारे में। किलाड़ी जो तमिलनाडु की बेंडिंग नदी है ना, उसके किनारे पे स्थित एक छोटा सा गांव है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है, दोनों के द्वारा। किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा और तमिलनाडु का जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो खिलाड़ी उत्खनन जो है उसका महत्व क्या है? तो उसका महत्व यह है कि भाई वो ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करता है। कौन सी ऐतिहासिक सटीकता की? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के साथ साथ लोह युग, जो कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के जो लुप्त संबंध हैं, उन संबंधों के बारे में क्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनको समझाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं अदा करता है। और ये नगरीय वस्तु की बात भी करता है और ये उद्योगों के अस्तित्व की बात भी करता है। उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बुनाई जो वहां पे बुनाई उद्योग थे, उनके विविध चरणों के इस उत्खनन के द्वारा पता चलता है। जो वहाँ रंगाई उद्योग थे, पेंटिंग उद्योग थे, पेंटिंग इंडस्ट्रीज थी, जो कांच के मनके बनाने के उद्योग थे, उनके बारे में भी ये बताता है। और ये सबसे बताता है, सबसे बड़ी बात है कि यह एक लिपि की बात बताता है, जो तमिल ब्राह्मी लिपि थी उसका भी यहाँ लेख मिले हैं, ये उत्खनन। और ये सब बताया जा रहा है कि शायद ये कौन सा संगम युग जो है, जो संगम एज रहा है, उसका कहीं ना कहीं किलाड़ी उत्खनन के द्वारा जो ये खनन के द्वारा जो ये लेख मिल रहे हैं या जो मापक इकाई बनाई गई है, तो उसका कहीं ना कहीं उससे संबंध रहा है। सब देख लेते हैं कि संगम युग जब चर्चा में रहा है तो संगम युग के बारे में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो संगम युग क्या है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी से लेके और तीसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्वी तक तमिलनाडु व केरल में इसका काल रहा है। मुख्य रूप से संगम का तात्पर्य क्या होता है कि कवियों और विद्वानों की सभा से होता है। कि संगम का मतलब क्या है कि वहाँ कवि है और वहाँ विद्वान है, वो क्या कर रहे हैं, सभा के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 3 संगम आयोजित हुए थे, पहला दूसरा कहाँ, सॉरी, पहला और तीसरा जो कि अंतिम संगम था कहाँ, मदुरै में, और जो दूसरा संगम था वो कपाटपुरम में आयोजित किया जा चुका है, मतलब किया गया था। ठीक है। जो जुड़वा महाकाव्य है वो क्या शिल्पाधिकारम और मणिमेखल मेखल को क्या किया जाता है, जुड़वा महाकाव्य किया जाता है। अब देख लें कि जो सुर्खियों में रहे संगम कालीन स्थल, जो अदर संगम एज साइट्स रिलेटेड इन न्यूज, जो कि चर्चा में कौन सा रहा है सबसे पहले? पोपरनकुट्टई स्थल। ठीक है, तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित पोपरनकुट्टई स्थल की जो ये स्थल है, वहाँ खुदाई में क्या हुआ, संगम युग से संबंधित सोने की स्टड और हड्डी, जो कि बोन है, जो हड्डी है, उससे बना हुआ एक नुकीला औजार और एक कॉर्नोलियन मनका प्राप्त हुआ है। हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से संकेत मिलते हैं कि जो पोपरनकुट्टई जो था, कोट्टई जो था, वो बुनाई उद्योग का एक प्रमुख स्थल के रूप में कहीं ना कहीं रहा होगा। उसके बारे में अगर ये हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट जो है वो आदि चंदनलूर।
ठीक है। आदिचल नरूर क्या है? आदिचल नरूर एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है आदिचल नरूर में। और आदिचल नरूर उन 5 स्थलों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थल मतलब आइकॉनिक साइट्स के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा बजट 2021 और 2020 और 2021 में की गई थी। जो अन्य 4 स्थल कौन से हैं? अन्य 4 स्थल, एक राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में, धोलावीरा गुजरात में और शिवसागर असम में चर्चा की गई है। आदिचल नरूर क्योंकि लोह युग का एक समाधान स्थल में, तो यहाँ सब किया जाते थे, सबों को दफनाया जाता था स्थल है। और आदिचल नरूर क्या कि महापाषाण संस्कृति को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। और सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल की और भी बात करते हैं। जूना खटिया स्थल। जूना खटिया स्थल के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कहा कि 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों मतलब जो कब्र है या समाधान है उनकी खोज की जा सके 2018 के बाद से। जूना खटिया गया कि जूना खटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है और यह गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। भारत में अब तक दर्ज सबसे बड़ा हड़प्पा का समाधि स्थल यही है। ठीक है, सबसे बड़ा हड़प्पा पूर्व समाधि स्थल यही है। और गुजरात में जो अन्य समाज और अन्य हड़प्पा साइट्स है वो अन्य हड़प्पा साइट्स कौन कौन सी? लोथल है, सुरकोटड़ा है और कौन सी? धोलावीरा है। ये धोलावीरा है। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? चेबलोरू। चेब्रोलू क्या है कि चेब्लोरी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है और यहाँ पर कई मंदिर निर्मित किए गए हैं। इसका स्थान कौन सा है? ये पूर्वी चालुक्य, इसके इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य, बेलनती चोड़, काकतीय, कोटा रजुलू और पेरिस्टिडी आदि राजवंशों ने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था। जो इसमें मंदिर है तो इसके कुछ प्रमुख मंदिर कौन कौन से? चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर, भीमेश्वर, मतलब चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर किसको संबंधित है? वो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। और जो भीमेश्वर है यह 2 मंजिला निर्माण, तो क्या कि 2 मंजिला मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य राजा भीम ने करवाया था 9वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट मंदिर कौन सा? नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर क्या है? जो शिव मंदिर है ये एक, और 11वीं सदी में इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट मंदिर कौन सा? आदिकेशव मंदिर। तो आदिकेशव मंदिर क्या है कि जो इसके स्थापत्य कला जो है मतलब ये निर्माण जो इसका शैली है, इसकी निर्माण की शैली है वो चोल शैली में इसको निर्मित किया गया है। और केशव कहा जाता है भगवान विष्णु को, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसके मंदिर पर जो मंदिर है इसके परिसर में स्तंभ है और जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा में आकृतियां बनी हुई है, आकृतियां निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेहनीर। मेहनीर क्या है कि तेलंगाना की विरासत संरक्षण में उत्साही समर्थक क्या करें? तेलंगाना के मुदुमल गांव में मेहनीर के लिए मांग कर रहे हैं कि इसको यूनेस्को में दर्ज किया जाए। ठीक है, यूनेस्को में दर्ज किया जाए। मेहनीर क्या होते हैं? मेहनीर महापाषाण काल के बड़े और सीधे खड़े पत्थर होते हैं, जैसे कि ये देखे जा रहे हैं। ये किसके? ये किसी समाधि स्थल के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं या कहीं भी खड़े कर दिए जा सकते हैं, ऐसे जैसे ये दिखाए गए हैं नुकीले पत्थर बड़े बड़े। जो मुदुमल है, मुदुमल के स्थित मेहनीर के बारे में अगर बात करें तो मुदुमल गांव दक्षिण पूर्व एशिया में मेहनीर के सबसे छोटे सबसे बड़े समुद्र का केंद्र है, समूह का केंद्र है। और ये लगभग 3500 साल पुराने हैं। कितने साल पुराने? 3500 साल पुराने हैं। और जो स्थानीय लोग इन्हें नीबलू रल्लू कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि खड़े बड़े पत्थर, मतलब खड़े आकार के और बड़े आकार में पत्थर जो उनको क्या बोला जाता है? नीबलू रल्लू बोला जाता है तमिल में। टोपिकल्लू या हेडस्टोन। केरल के मम्मल जिले में क्या किया गया? तिरुवनंतपुरम के निकट नागपरम्मा में बड़ी संख्या में महापाषाण कालीन हेड स्टोन्स पाए जाते हैं। जो हेड स्टोन्स हैं इनको मलयालम में क्या बोला जाता है? टोपिकल्लू कहा जाता है। ये अर्धगोलाकार लेटराइट पत्थर होते हैं और इनका उपयोग महापाषाण काल के दौरान शवाधार जो शब्द को दफनाया जाता है उनके कलशों को ढकने के लिए किया जाता है।
अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब। सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क की बात करते हैं। तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जीएसआई है ने सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया है और यह ओडिशा की सुंदरवन प्रभाग की कनिका रेंज में अवस्थित है। तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी रेंज में अवस्थित है, कनिका रेंज में, उड़ीसा के सुंदरवन प्रभाग में। ठीक है, नेक्स्ट है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ क्यों चर्चा में रहा है? शिशुपालगढ़ चर्चा में इसलिए रहा कि जो भूमाफिया हैं उन्होंने जो शिशुपालगढ़ है उसकी एक दीवार को क्या कर दिया, उस दीवार के एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया है। अब तो शिशुपालगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट स्थित है और इसका निर्माण 7वीं से 6वीं शताब्दी में किया गया था और यह कलिंग राजवंश की राजधानी के रूप में बनाई गई थी। इसके रूप में कलिंग राजवंश की राजधानी के रूप में थी। इसकी योजना और संरचना पूर्णतः वर्गाकार है, मतलब वर्गाकार आकार में इसको बनाई गई थी और यह चारों ओर से सुरक्षा के लिए या सुरक्षात्मक उपायों के लिए इसको दीवारों से घिरा हुआ था, दीवारों से घेर दिया गया था। और यह प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई। ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसको जो ये रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह रेलवे स्टेशन कौन सा 169 साल पुराना है और एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन के रूप में इसको दर्ज किया जाता है। ठीक है, एशिया के सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा? भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई की बात कर रहा है। व्हिसलिंग विलेज, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? व्हिसलिंग विलेज या कोंगथोंग गांव। चर्चा में इसलिए रखा जो एक सांसद ने प्रधानमंत्री के समक्ष मेघालय के कोंगथोंग गांव के बारे में एक विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह भारत का एकमात्र व्हिसलिंग गांव है। व्हिसलिंग गांव का मतलब है कि लोगों को द्वारा सीटी बजाई जाती है, नाम को बुलाने के बजाय सीटी बजाई जाती है एक दूसरे के लिए बुलाने के लिए। तो कोंगथोंग गांव के बारे में अगर हम बात करें तो यह कहा, ये पूर्वी खासी की पहाड़ियों में अवस्थित है और यह अपनी अनूठी परंपरा जिंगरवाई लब्बी के कारण व्हिसलिंग विलेज के रूप में लोकप्रिय है। जो जिंगरवाई लब्बी का अर्थ होता है कि वंश की प्रथम महिला का गीत होता है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि जिसके तहत एक माता पिता अपने शिशु को जन्म के साथ उसको उसके नाम से ना बुलाने के बजाय एक धुन या लोरी से पुकारती है। जो कोंगथोंग लोगों का संबंध किसी से खासी जनजाति से है और यह समुदाय खासी भाषा बोलता है। कौन सी लैंग्वेज बोलता है? खासी लैंग्वेज बोलता है। एंड जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 5 वो है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जो व्यक्तित्व रहे। तो पहले व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो पहला व्यक्तित्व कौन सा? मीर भोज, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में इसलिए रहा कि जो हरियाणा का कैथल जिला है, तो कैथल में राजा मीर भोज की प्रतिभा का क्या किया गया? अनावरण किया गया, प्रतिभा वहां पे लगाई गई है। मीर भोज के बारे में अगर बात करते हैं 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की ये प्रमुख शासक थे और 1836 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए थे। उन्हें आदिवरा मतलब भगवान विष्णु के भक्त की उपाधि धारण की थी। आदिवरा की उपाधि अगर आपसे पूछे तो मिहिर भोज के, राजा मिहिर भोज के द्वारा। और क्या कि उन्होंने पूर्व में पालों के लिए और दक्कन में राष्ट्रकूटों, पूर्व में पालों के लिए और दक्कन में कहा राष्ट्रकूटों के साथ किसके लिए? कन्नौज के लिए संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया था, युद्ध में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष था ना कन्नौज को पाने के लिए, तो उसमें भी भाग लिया था। और क्योंकि कल्हड़ के राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर तक पहुंच चुका था। कौन सा अभिलेख? राजतरंगिणी में मिलता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं थोड़ा कि इसके प्रमुख शासकों की बात करते हैं। तो नागभट्ट इस शासक का मतलब इसका संस्थापक रहा, इस राजवंश का संस्थापक है।
फिर वत्सराज आते हैं, फिर नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्र पाल और जसपाल इसके अंतिम शासक। तो संस्थापक कौन? नागभट्ट। और जसपाल कौन? इसके अंतिम शासक रहते हैं। इसके बड़े नगरों की बात करते हैं तो उज्जैन जो कि वत्सराज की राजधानी थी, और कन्नौज जो कि मीर भोज और उत्तरवर्ती इलाकों जो उत्तरवर्ती शासक थे मीर भोज के बाद के उनकी राजधानी बनी रही थी कन्नौज। अगर इसके साहित्यिक स्रोत या अभिलेखों की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और हेशवान का यात्रा वृत्तांत इसमें देखने को मिलता है, और बाणभट्ट का हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित, वो भी इसमें महत्वपूर्ण रहती है। प्रशासन की बात अगर करते हैं तो राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की हुई थी, और इनके प्रशासन में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है, मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। और राजाओं को भुक्तियों में और भुक्तियों को मतलब राजाओं को भुक्तियों में और भुक्तियों को मंडलों में और फिर मंडलों को नगरों में और फिर नगरों को गांवों में क्या किया जाता है? विभाजित किया गया था, और गांव का प्रशासन स्थानीय स्तर पर किया जाता था। अगर हम बात करते हैं इनकी सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की, तो समाज में जाति प्रथा जाति व्यवस्था प्रचलित थी और अंतर जातीय विवाह भी यहाँ होते थे। शाही और अमीर वर्ग के लोग क्या करते थे? बहुविवाह भी रखते थे। और इस काल में मूर्ति पूजा, यज्ञ, धार्मिक स्थलों को दान देना भी काफी प्रचलन में बढ़ चुका था। तो जिन उत्तराधिकारियों के बार बार बदलने और पारिवारिक कलह, पश्चिम में तुर्कों का हमला और पूरब में पाल शासकों के आगे बढ़ने के कारण इस राजवंश का 1036 ईस्वी में हो जाता है, डेक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो पर्सनैलिटीज रही है हिंदू में वो रही संत मीराबाई। तो संत मीराबाई की चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इनकी अभी उत्तर प्रदेश में मथुरा में 525वीं जयंती मनाई गई है। तो मीराबाई के अगर आरंभिक जीवन की बात करते हैं तो इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर के राजा रतन सिंह के घर हुआ था, और उनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम यशोदा था। तो 1916 में मीराबाई का विवाह हो जाता मेवाड़ के राजा सांगा के पुत्र कुंवर भोज से। ठीक है, तो अगर एक संत के रूप में उनका जीवन देखते हैं तो वो एक सगुण भक्ति धारा की कवियत्री थी, और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, और वे भगवान श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल को कहती थी। क्या कहती थी? गिरधर गोपाल कहती थी। और जो उनकी कृतियां थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसी प्रसिद्ध कविताओं को उन्होंने लिखा था। मीराबाई के गीत काव्य ब्रज भाषा में संकलित है। राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद पर टीका, मीराबाई का मल्हार, राग विहाग और गरबा गीत जैसे इसमें शामिल हैं। और समाज सुधारक के रूप में अगर बात देखते हैं तो वह संत रविदास या रैदास की क्या थी? शिष्य थी, जो कि संत रविदास कौन सी जाति से आते हैं? वो स्पर्श समझी जाने वाली जाति से संबंधित थे। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं ईस्वी से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में मानी जाती है। तो पहले क्या होती है? दक्षिण भारत में मानी जाती है, और भेदभाव मूलक सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की जाती है, और सभी मनुष्यों की समता पर क्या दिया जाता है? समानता पर इसमें बल दिया, सभी मनुष्यों की समानता पर इसमें बल दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का हुआ। तो दक्षिण भारत जो अलवार थे, तो भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवार में और नैनार में। जो अलवार थे भगवान शिव के उपासक थे, और जो नैनार थे जो अलवार थे भगवान विष्णु के उपासक थे, और जो नैनार थे वो भगवान शिव के उपासक हैं। जो अलवार थे इनकी संख्या 12 थी, और जो नैनार थे इनकी संख्या 63 थी, 63 थी। अब बात करते हैं मध्य भारत या उत्तर भारत की बात करते हैं। तो 13वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से मध्य भारत और उत्तर भारत में प्रसार होने लगा। तो इसमें दो धाराएं निकल गई, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा है कि इसमें ईश्वर के गुण को साकार रूप में उपासना की जाती थी, जैसे कि तुलसीदास और मीराबाई करती थी। और निर्गुण भक्ति धारा में क्या थी कि इसमें निराकार ईश्वर की, निराकार ब्रह्मा की क्या की जाती थी? उपासना की जाती थी।
ये लोग कौन करते थे? कबीरदास और गुरु नानक देव करते थे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कब हुआ था? 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र बड़ी संख्या में संत कबीर हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने मराठी भाषा में गीत लिखे हैं और उन लोगों को प्रेरित किया है, वहाँ के लोगों को। अब बात करते हैं जो पूर्वी या पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट है वहां पे। तो असम में नव वैष्णव आंदोलन का प्रसार किसने किया? शंकर देव ने किया। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने संकीर्तन और या लोक गायन के जरिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो रही है चर्चा में, रानी दुर्गावती। तो ये चर्चा में क्यों रही है रानी दुर्गावती? तो ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि इनकी हाल फिलहाल में 520 जयंती इनको मनाई गई। तो रानी दुर्गावती के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, बांदा जिले के महोबा चंदेल राजवंश में हुआ था। बांदा में कहा हुआ था? चंदेल राजवंश में हुआ था। हालांकि 12वीं शताब्दी की अंत तक चंदेल राजवंश का पतन हो चुका था, लेकिन बाद में इसे चंदेल शासक कीरतपाल सिंह, जो रानी दुर्गावती के पिता थे, द्वारा इनको पुनर्जीवित कर लिया गया था, इस शासन को, ठीक है। जो रानी दुर्गावती हैं, उनका योगदान की बात करें तो उन्होंने रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण करवाया और उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से कहाँ स्थापित कर दी थी? स्थानांतरित की थी, चौरागढ़ को स्थानांतरित कर दिया था। ऐतिहासिक लेखन की बात करें तो दुर्गावती की कहानी अबुल फजल, जो कि अकबर के शासन के काल में क्या था? इतिहासकार था और ब्रिटिश कर्नल सिलीमन की रचनाओं से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो रहती है, जो कि इंपोर्टेंट भी है और कौन सी है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। तो चर्चा में क्यों रही? तो चर्चा में इसलिए रही कि जो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में समारोहों का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करें तो शासनकाल के अंदर 1627 से 1680 के बीच में इनका देखा जाता है। तो जो छत्रपति शिवाजी थे, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के चुनार के पास शिवनेरी किले में हुआ था। कौन से किले में हुआ था? शिवनेरी किले में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोंसले था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देशमुख नामक शक्तिशाली योद्धा परिवार के समर्थन के साथ एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। स्वराज की स्थापना इन्होंने की थी। तो स्वराज की स्थापना का जो इन्होंने कार्य किया था वो कहाँ से किया था? कार्य पुणे से किया था। इस क्षेत्र के निवासियों को मावल कहा जाता था। क्या बोला जाता था? मावल कहा जाता था। और इनमें स्वराज के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि शिवाजी का साम्राज्य हमेशा लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने मुरुमदेव राजगढ़, तोरण, कोंढाणा और पुरंदर के किलों को अपने अधिकार में ले लिया था और स्वराज की यहाँ से नींव रखना स्टार्ट की थी। जो छत्रपति शिवाजी हैं, उनके प्रशासनिक ढांचे की बात करें, प्रशासनिक संरचना की बात करें तो राजा का स्थान शीर्ष पर होता था और जो राजा था, शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें कुल 8 मंत्री होते थे। इसको क्या बोला गया? अष्टप्रधान बोला जाता था। क्या बोला जाता? अष्टप्रधान बोला जाता था। इन अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे? एक तो पेशवा होते थे जो प्रधानमंत्री, मजूमदार लेखाकार के रूप में, वाक्यानविश जो कि गुप्तचर विभाग की या डाक या घरेलू मामलों को देखता था, और क्या कि दबीर या सुमंत क्या करते थे? जो विदेशी मामले होते थे तो उनके विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते थे। सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव क्या करते थे? जो धर्मा के कार्य थे, जो अनुदानों से प्रभावित थे, उनको देखते थे। और सचिव या सुरनविश क्या करते थे? जो शाही आदेश तैयार करते थे, उनको सुरनविश या सचिव के रूप में रखा जाता था। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नियमित सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की प्राथमिकता दी थी। पहली बार कि आप उनको क्या कीजिए, डायरेक्ट एक सैलरी दीजिए, प्राथमिकता दी थी। तो ये कौन सा अवार्ड लड़ते थे? गुरिल्ला अवार्ड लड़ते थे। और मावली और हितकारी सबसे उत्कृष्ट सैनिक थे। कौन से? जो पैदल और घुड़सवार सेना के।
तो ये भी पूछा जा सकता था कि मालवी या हितकारी कौन थे, हितकारी कौन थे। तो ये क्या था कि जो घुड़सवार सेना थी, छोटी घुड़सवार सेना और कुछ पैदल छोटी टुकड़ी थी जो कि गुरिल्ला वार लड़ने में महारत हासिल रखती थी, उसको क्या बोला जाता था, मावली या हितकारी कहते थे। मराठा साम्राज्य में जो मराठा नौसेना में भी गठन, मराठा साम्राज्य में मराठा नौसेना का भी गठन किया गया था। इसमें जहाज भी रखे जाते थे और 400 से ज्यादा जहाज इसमें शामिल थे। इसमें से कौन थे, गुरब, गलबट और पाल जैसे युद्धपोत इसमें कौन थे, महत्वपूर्ण थे, युद्धपोत इसमें शामिल थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटीज की। नेक्स्ट पर्सनैलिटीज हमारी कौन सी है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान क्या कि इनकी 125वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई हाल फिलहाल में, इसलिए चर्चा में बने, इसलिए चर्चा में रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक सिविल सेवक, एक पत्रकार, शिक्षाविद और समाज सुधारक और इतिहासकार के रूप में काम किया इन्होंने। और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की व्याख्या में स्वतंत्र चिंतन और तर्कवाद को बल दिया कि आप क्या कीजिए, कोई भी अगर कह रहा है उस चीज को पहले आंकिए और अपनी अन्वेषणात्मक जो अपनी रैशनैलिटी है, जो आपकी थिंकिंग पावर है, उससे सोचिए और देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने रचनाएं की थी असबाब ए बगावत ए हिंद, मतलब सैन्य विद्रोह के कारण। दूसरी इन्होंने की थी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। और सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक समाज सुधारक नामक पत्रिका की भी शुरुआत की थी। और क्या किया था, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी और क्या थी, केमिस्ट्री ऑन द होली बाइबल। और ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें तो आशार उस सनागीर जैसी इन्होंने रचनाओं का भी क्या किया था, लेखन किया था। तो शिक्षा क्षेत्र में अगर बदलाव की बात करें तो 1863 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। जो ये साइंटिफिक सोसाइटी था, इसका एकमात्र उद्देश्य ये था जो मुसलमान है, जो मुस्लिम भाई बहन है यहाँ के, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करना, उनको एक तार्किक दृष्टिकोण में क्या करना, वृद्धि करना, या उनको क्या कि एक तार्किक क्षमता विकसित करना उनके अंदर, ताकि वो सही और गलत का क्या कर सके, निर्णय कर सके। और 1857 में, सॉरी 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो क्या की गई, यहाँ की स्थापना की गई। और ये यहाँ से अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत भी इसमें की गई। तो ये क्या पूछा जा चुका है मेल करने के लिए, सुमेलित करने के लिए, कि अलीगढ़ आंदोलन किसके, सर सैयद अहमद खान। लेकिन एक बात देखी जाए तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति रूढ़िवाद थे, लेकिन उन्होंने बहु विवाह और शिशु हत्या जो इन्फेंटिसाइड थी और जो बाल विवाह थी उसकी निंदा की थी। ठीक है, तो ये देखना है आपको, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की। तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इनकी अभी 200वीं जयंती मनाई गई और उसके उपलक्ष्य में समारोह के उपलक्ष्य निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया। तो ये क्या थे कि दयानंद सरस्वती कहते एक समाज सुधारक थे और इनका जो जन्म था 1824 ईस्वी में काठियावाड़, कहाँ, गुजरात के मोरबी में हुआ था। इनका जो मूल नाम था जो मूल शंकर का। और उन्होंने स्वामी ब्रजानंद के सानिध्य में रहते हुए मथुरा में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन करना और उपदेश जो है ना क्या कहते हैं शुरू किया था। जो इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी, उन रचनाओं में कौन सी थी, एक तो सत्यार्थ प्रकाश थी, उनकी हिंदी भाषा में थी। दूसरे क्या कहते हैं वेद भाष्य भूमिका थी, जो कि वेदों पर उनकी टीका टिप्पणियों का परिचय था। और तीसरी कौन सी थी, वेद भाष्य थी, ये यजुर्वेद पर संस्कृत में एक वैदिक भाष्य है। तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दयानंद सरस्वती जी के दर्शन की बात करें तो इनकी वैदिक विचारधारा क्या थी। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने मानव निर्मित कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था और वेदों की जो परम सत्ता थी उसको स्वीकार करने पर, उसको एक्सेप्ट करने पर अधिक से अधिक बल दिया था। तभी इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, नारा दिया था।
और जाति प्रथा में उन्होंने दावा किया था कि जाति वंशानुगत नहीं है बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा और उसके स्वभाव पर क्या करती है, उसके स्वभाव पर निर्धारित होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बाल विवाह और विधवा महिलाओं के बहिष्कृत स्थिति में रहने का क्या किया था, विरोध किया था। और वे महिलाओं के लिए एक अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, महिला और शिशुओं के लिए क्या होना चाहिए, एक अनिवार्य शिक्षा, मतलब कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर इनके सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती जी द्वारा जी ने गोरक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी और शुद्धि कार्यक्रम शुरू किया था। अब बात करते हैं कि इनके जो आर्य समाज था और जो वैदिक स्कूल थे उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में, और इसका संविधान को लाहौर में अंतिम रूप दिया गया था, जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर में दिया गया था। ये एकेश्वरवादी हिंदू थे। ये क्या थे, ये एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था थी और जो अनुष्ठानिक कर्म कांडों को और सामाजिक हठ धर्मिता को नकारती थे। ठीक है, आर्य समाज में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो सार्वभौमिकता के विचार पर आधारित थे। वो कौन से थे? एक तो कि जो शुद्ध ज्ञान का स्रोत कौन है, शुद्ध ज्ञान का स्रोत एकमात्र वो ईश्वर है। दूसरा बताया कि जो कार्यों का नैतिक औचित्य अनिवार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं उनका नैतिक औचित्य क्या है, वो अनिवार्य रूप से उसको कार्य करने के लिए उसके पीछे क्या कार्य करने के लिए, मतलब उसके पीछे क्या परिणाम है वो होना चाहिए। दूसरा क्या कि जो अंधकार, जो अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की किरणें अवश्य दूर कर सकती है। आप अगर आपको अभी कोई चीज का ज्ञान नहीं है तो अभी आप अंधकार में, उसको दूर करने के लिए आपको ज्ञान होना जरूरी है। तभी तो कहा जाता है कि इनकम्प्लीट ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सनैलिटीज हमारी कौन से चर्चा में, नेक्स्ट पर्सनैलिटीज है हमारी चर्चा में सर अरविंदो घोष। तो चर्चा में क्यों रही, चर्चा में इसलिए रही क्योंकि अभी इसकी 150वीं जयंती मनाई गई है और इसके उपलक्ष्य में 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का पांडिचेरी के ओरोविले में इसका समापन हुआ है। तो अरविंदो घोष क्या थे, जो 20वीं सदी के बंगाली कवि थे, दार्शनिक थे, आध्यात्मिक नेता थे और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं ये। तो राष्ट्रीय आंदोलन अगर इनकी भागीदारी थे तो ये एक्सट्रीमिस्ट मतलब गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे और 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना में इन्होंने मदद की थी। और वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद श्री अरविंदो ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक्टिवली किस में आ गए थे, राजनीति में आ गए थे। एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए थे और श्री अरविंदो ने हिंसा का नहीं बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध किया था, तो निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया था। श्री अरविंदो ने क्या किया था, जो हिंसा का नहीं बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया था और मई 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार इनको कर लिया जाता है। और इनके योगदान की बात अगर हम करते हैं तो 1893-94 में इंदु प्रकाश में उन्होंने लिखे गए लेखों को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया और इसमें उन्होंने कांग्रेस की जो अति उदारवादी राजनीति की क्या की थी, क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस को, उसकी आलोचना की थी। तो जो अरविंदो हैं, श्री अरविंदो हैं, तो उन्होंने मार्च 1906 में बंगाली समाचार पत्र युगांतर में खुले विद्रोह और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार किया है और उन्होंने विपिन चंद्र पाल के द्वारा स्थापित वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन भी किया और उन्होंने इसके साथ साथ 2 वीकली मैगजीन भी शुरू की थी। कौन कौन सी? कर्मयोगी जो कि अंग्रेजी में थी और जो कि धर्म थी जो कि बंगाली में थी, बंगाली लैंग्वेज में थी। और 1914 में उन्होंने एक दार्शनिक पत्रिका भी चालू की थी, कौन सी थी? वो आर्य थी, उसका आर्य नाम दिया गया, आर्य का प्रकाशन भी चालू किए थे। उन्होंने एकात्मकता योग इंटीग्रल योगा नामक एक योग साधना का विकास भी किया था। श्री अरविंदो क्या थे, मानव द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के विभाजन में विश्वास नहीं करते थे और यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सामाजिक असमानताओं को एक प्रमुख बाधा माना। रामानुजाचार्य की शिक्षा से प्रभावित हुए और उन्होंने
बहिष्कृत लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की बात की थी। जो बहिष्कृत लोग जो हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिए थे, उन लोगों को क्या किया, हिंदू धर्म में लाने की बात की थी। अब नेक्स्ट कौन सी पर्सनैलिटीज है, नेक्स्ट पर्सनैलिटीज है भगवान बिरसा मुंडा। तो चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा था कि भाई जो जनजातीय गौरव दिवस है वो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। और जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी जयंती कब मनाई जाती है, 15 नवंबर को मनाई जाती है। तो जो जनजाति गौरव दिवस है, इस अवसर पर सरकार ने जो पीवीटीजीज हैं उनके विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनमत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की थी। और अब भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं तो इनके प्रारंभिक जीवन में लोग इनको कहते हैं धरती आबा के नाम से जानते हैं। और इनका जन्म छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में मुंडा जनजाति में हुआ। जो इनका सामाजिक सुधार है वो है कि उन्होंने प्रार्थना के महत्व से दूर रहने, ईश्वर में विश्वास रखने और एक आचरण संहिता का पालन करने पर जोर दिया था। और जिसको क्या बोला जाता है, इस मत को व्यवसायिक मत की शुरुआत की थी आदर्श करता है। इन्होंने उलगुलान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनजातियों के शोषण के खिलाफ किया गया था। और इस आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश शासन ने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया था, और इस अधिनियम में आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है हमारी, नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारी श्री अल्लूरी सीताराम राजू। तो चर्चा में क्या हो रहा है, चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इनकी अभी 125वीं जयंती और जो रंपा विद्रोह है, जो रंपा रिवॉल्ट था, उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। तो हमारी यूपीएससी का ये स्टेट टीचर्स का ये टॉपिक बहुत फेवरेट होते हैं, जिनके या तो हाफ सेंचुरी हो जाए या एक सेंचुरी पूरी हो जाए, मतलब तो 50 साल पूरे हो जाए, 100 साल पूरे हो जाए, 150 साल पूरे हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसको घुमा के क्वेश्चन को जनरेट कर लेती है वहां से, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और कहाँ मनाएंगे, हैदराबाद में इसको बरसों चलने का उत्सव में शुभारंभ किया गया। अगर इनके हम आरंभिक जीवन की बात करें तो 4 जुलाई 1857 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के निकट मोगलू गांव में इनका जन्म हुआ था। और वे असहयोग आंदोलन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे, और उन्होंने लोगों को खाद पहनने और जो मद्यपान था उसको त्यागने के लिए प्रेरित किया था। और रंपा विद्रोह की बात करते हैं, रंपा विद्रोह 1922 से 1924 में इसे मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका शब्द अर्थ क्या होता है, वन क्षेत्र। स्थानीय लोग उन्हें मन्यम वीरों मतलब जंगलों का नायक भी कहते थे। अगस्त 1922 में श्री सीताराम राजू ने क्या किया, अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और 1920 के दशक की शुरुआत में यह एक संगठित गुरिल्ला संघर्ष हो गया, और आधुनिक हथियार प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या काम किया कि भाई हम लोग खरीदेंगे नहीं, क्या कर लेंगे, दुश्मन से छीन लेंगे, दुश्मन से छीनने का रास्ता अपनाया। और उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया। जो इस तरह का पहला हमला जो किया गया विशाखापट्टनम के चिट्टापल्ली पुलिस स्टेशन पे पहला हमला कर लिया जाता। और 7 मई 1924 को श्री अल्लूरी सीताराम राजू क्या हो जाते, शहीद हो जाते हैं। वे कलकत्ता में गुप्त संगठन के सदस्य भी रहे थे, और वहां ही उन्होंने क्या किया था, बम बनाना सीख लिया था। वहां पे उन्होंने क्या किया था, वहां पे उन्होंने बम बनाना सीख लिया था। जो रंपा विद्रोह है उसके पीछे के कुछ कारण भी रहे हैं, भाई कोई विद्रोह क्यों होगा, तो उसमें क्या था कि जो आदिवासियों का शोषण हो रहा था, मतलब क्या होता है कि वैदिक श्रमिक मतलब अवैतनिक मजदूर रखे जा रहे थे, गौतिक श्रमिक मतलब श्रेणी मतलब ऋणी बंधुआ मजदूर रखे जा रहे थे, और पुलिस श्रमिक की प्रणाली को चलाई जा रही थी। रंपा और बुंदेल पहाड़ियों में आदिवासी अधिकारियों को आदिवासी आबादी के अधिकारों को छीन लिया गया था। और जो गांव का मुखिया होता था उसकी शक्ति को क्या कर दिया गया था, मुक्तादार की शक्ति को कम कर दिया गया था। नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो हमारी रहती है न्यूज में, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है काजी नजरुल इस्लाम चर्चा में रही है। अभी चर्चा में क्यों रही है ये, तो चर्चा में इसलिए रहे हैं
कि अभी एक मूवी रिलीज की गई पिप्पा के नाम से। तो उस फिल्म में क्या है कि जो काजी नजरुल इस्लाम के 1922 के ब्रिटिश विरोधी गीत करार कोई लोहो कोपाट, मतलब जेल की लोहे की सलाखों के रूप में प्रदर्शित किया गया है और नए रूप में इस गीत की लय और धुन में बदलाव किया गया है, जिसे बांग्लादेश में क्या हो जा रहा है, इससे व्यापक आलोचना की जा रही है और वहां पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है बांग्लादेश में। इसलिए अब काजी नजरुल इस्लाम की बात अगर हम करते हैं तो इनका जीवन कहाँ से चालू होता है, पश्चिम बंगाल के बर्धमान, जो कि अब बर्धमान है, वहां के चुरुलिया गांव में इनका जन्म होता है और 1917 में वे एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल होते हैं। जो नजरुल इस्लाम है, इनको विद्रोही कवि के नाम से लोकप्रिय है ये, और इन्होंने 2000 से ज्यादा गीत लिखे हैं और ये गीत नजरुल गीति के नाम से लोकप्रिय है, मतलब प्रसिद्ध भी है। और 1930 में इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक कौन सी, प्रलय शिखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल की सजा सुना दी गई थी। और उन्होंने गांधी इरविन समझौते, उन्हें क्या था कि गांधी जो इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, और हस्ताक्षर के बाद उनको क्या कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया था। जिनके पुरस्कार और उनकी उपलब्धियों की बात अगर हम करते हैं तो 1960 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और बांग्लादेश में उन्होंने राष्ट्र कवि और एकुशे पदक से क्या किया, सम्मानित किया। एकुशे पदक क्या है, जो बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे क्या किया, इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट पर्सनैलिटीज है हमारी राजा रवि वर्मा। तो ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि अभी इनकी 175वीं क्या मनाई गई, जयंती मनाई गई है। तो अगर इनके भारतीय कला में योगदान की हम बात करते हैं तो यह भारत में लिथोग्राफी की शुरुआती समर्थकों में से एक रहे हैं। तो लिथोग्राफी क्या होता है, एक सपाट पत्थर या एक धातु की प्लेट पर चित्रण करने की, मतलब एक पेंटिंग बनाने की एक क्या है, आर्ट है, एक कला है। इन्होंने क्या किया, अपने चित्रों में पौराणिक कथाएं हैं उनके विषयों का चित्रण किया था। उनमें कौन कौन से कुछ विख्यात में, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, नल और दमयंती की कथा, भगवान श्री राम का वरुणदेव पर विजय, ये सब इसमें दर्शाए हैं इनके द्वारा। इनके अगर महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक भारतीय कला का इन्हें जनक माना जाता है और इनका जन्म त्रावणकोर के किलीमानूर महल में 1848 में हुआ था। उन्हें राजा की उपाधि व्यक्तिगत तौर पर लॉर्ड कर्जन ने दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड कर्जन ने उनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। उनको पुरस्कार की बात करते हैं, केशर-ए-हिंद स्वर्ण पदक 1904 में दिया जा चुका है। और पर्सनालिटी की बात करते हैं तो नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारी श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव की असम के एक वैष्णव संत हैं, विद्वान है, नाटककार है, सामाजिक धार्मिक सुधारक है और इनका जन्म 1449 में हुआ था। इन्होंने वैष्णववाद के रूप में एक सरल हरि नाम धर्म प्रचार किया था। इन्होंने भगवान कृष्ण को परम, शाश्वत और एक माना है। किसको माना है? भगवान कृष्ण को परम माना है, शाश्वत और एक माना है। उनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एकेश्वरवादी है और योगदान क्या किया, अंकिया नाट, बोरगीत, भावना और सत्रिया नाट नृत्य की शुरुआत का श्रेय इनको दिया जाता है। सत्रियानाथ क्या कि भारत की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है उसका योगदान इनको दिया जाता है। नेक्स्ट कौन सा? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर क्या है कि चर्चा में क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र के अहमदनगर का जिला नाम बदलकर क्या कर दिया गया, क्या किया है, अहिल्यानगर करने का निर्णय लिया है। तो अहिल्याबाई होलकर जो थी वो 18वीं सदी के दौरान मालवा प्रांत की रानी थी और भरतपुर के राजा कुम्हेर की लड़ाई में अपने पति खांडेराव की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा पर अधिकार किया था।
ठीक है। उन्हें काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकेश्वरी सहित कई अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के कार्य संपन्न करवाए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, श्रीमंत श्री नारायण गुरु की बात करते हैं। तो श्री नारायण गुरु हैं, ये एक हिंदू संत और समाज सुधारक है। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के विचार का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इन्होंने SNDN श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की शुरुआत की। उन्हें क्या कि अरुविरुनु आंदोलन शुरू किया था, इसलिए चर्चा में रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उनकी क्या मनाई गई, इनकी जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा तो बिहार में 10 नवंबर को पटना में सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा की अगर थोड़ी सी ओवरव्यू ले तो इनका जन्म तत्काल की बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा में हुआ था, जो कि बिहार में एक आरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से उस वहां पे हुआ था। और बंगाल और उड़ीसा प्रांत के गठबंधन में की महत्वपूर्ण भूमिका रही और 1910 से 1930 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं और वे संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या किया गया, औपचारिक सदस्य नियुक्त किया गया था। इनकी पुस्तकें जो है, इनकी पुस्तक है इकबाल द पोएट एंड हिज मैरिज, एंड दूसरी कौन सी है, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। कौन सी है, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। नेक्स्ट पर्सनैलिटी चर्चा में रही स्वामी सहजानंद सरस्वती की। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश, और 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और उन्हें इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और ये बकास आंदोलन शुरू किया था इन्होंने, और यह इन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था और किसान मजदूर एकता इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही थी। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे चर्चा में रुक्मणी लक्ष्मीपति। रुक्मणी लक्ष्मीपति चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश की पश्चिमी गोदावरी जिले की स्वतंत्र सेनानी व समाज सुधारक थी और वे महात्मा गांधी, श्री राम गोपालाचारी और सरोजिनी नायडू से क्या थी, प्रभावित थी। वे पहली महिला थी जिन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान क्या किया गया था, कैद किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता पॉइंट, नमक सत्याग्रह के दौरान क्या किया गया, कैद किया गया था और उन्हें मद्रास विधानसभा परिषद के लिए चुना गया था और बाद में विधानसभा की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला भी ये बनी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अशफाक उल्लाह खां की। नेक्स्ट पर्सनैलिटी कौन सी है, अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां क्या की, जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में इन्होंने मदद की थी। आपको पता होगा कि HRA का नाम बदलकर बाद में क्या करते थे, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसमें क्या थे, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्र सान्याल आदि HRA के क्या थे कि सदस्य थे। जो ये अशफाक उल्लाह खां थे, ये कवि थे। वे बारशी और हसरत उपनाम से क्या करते थे, नाम से शायरी लिखते थे। ठीक है, उन्हें काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट कौन सा है, स्वामी रामालिंगम श्री रामलिंगा स्वामीगल। तो चर्चा के लिए क्योंकि इनके 200वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। ये बेल्लार या रामालिंगा अडियल के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्हें ज्ञान सिद्धार कहा जाता है। मतलब ज्ञान सिद्धार का मतलब होता है कि एक उच्चतर बुद्धिमत्ता, हाईएस्ट बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस होती है इसमें। बेल्लार में क्या कि बेल्लार ने सिद्ध सन्मार्ग संगम की अवस्था के माध्यम से जाति प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया था। क्या किया था, जाति प्रथा के मूल्यों का क्या किया था, प्रयास किया था। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो होगी हमारी उसको हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, जो अवार्ड्स वगैरह रह गए उनको हम कल से डिस्कस करते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।